अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद साबिर सुबहानी। प्रोग्राम नो पॉलिसी में नाज़रीन आज हम बात करेंगे मुजव्वज़ा आइनी तरामीम में। कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ख़त लिखते हैं अपनी सुपीरियर जुडिशरी को, और उसमें अपने मामलात लिखते हैं कि उन्हें किस तरह दबाव का शिकार किया जा रहा है। उस वक्त लग रहा था कि ये जजेस और एक इदारे का मसला है, उनमें कुछ मामलात हो गए हैं और ये बिल आखिर तय हो जाएंगे, लेकिन ये मामलात मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करते हुए फिर हमने देखा कि इसमें पार्लियामेंट भी शामिल हो गई और अब जजेस, इदारा और पार्लियामेंट इनमें हो गया। और फिर एक और क्वेश्चन उठाया कि सुप्रीम कौन है, अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अच्छा, ये पहले भी बहस होती रही है लेकिन अब बहुत शिद्दत से इख्तियार कर गई है और पार्लियामेंट में एक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम भी होने जा रही थी, लेकिन वो कुछ वजह से वो नहीं हो सकी। हम इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं असद नज़ूर भट्ट साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर, और बहुत ही सीनियर और तजियाकार सहाफ़ी बाबर डोगर साहब। मैं दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रोग्राम में। असद नज़ूर भट्ट साहब से बात करेंगे। असद नज़ूर भट्ट साहब, क्या हम अपने आइन को इसी तरह डील करते रहेंगे कि जब मामला बिगड़ने लगे तो और कुछ नहीं रहे तो आइनी तरमीम शुरू कर दें, नए नए कानून बनाने शुरू कर दें? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम टॉपिक पे शामिल किया है ताकि कौम को रहनुमाई हो। अच्छा, ये जो आपका पॉइंट है ना, ये असल में हुकूमती जो हमारे वज़रा और पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी सोच की कमजोरी है। इन्होंने सुप्रीम काउंसिल का जो फैसला था उससे नाला होते हुए सुप्रीम कोर्ट को डील करने के लिए इस तरह की बातें शुरू की हैं। ये इस तरह लगता है और चेयरमैन काउंसिल के लिए बंदे पूरे कर रहे हैं। इनको ये एहसास नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुल्क की सबसे अहम किताब होती है जिसके साथ कौमों का मुस्तकिल वाबस्ता होता है, और सिर्फ एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है उससे से बचने के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट का हुलिया ये जो है चेंज करने जा रहे हैं। इनकी नाकबद अंदेशी जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, और ये ना पहले कभी किसी फौजी दौर में हुआ है, ना कभी इस तरह कभी बुरे से बुरे हालात भी हुए तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इस तरह नहीं हुई जितनी कि इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने ये काम शुरू किया है। नाहल लोग हैं और इनकी काम करने का स्टाइल भी नाहल है। मैं समझता हूँ कि ये कौमी मुजरम है, इनको कौम को जवाब देना पड़ेगा कि जब आपकी नाहली की वजह से मुल्की हालात चेंज हुए तो आपने उसके लिए अपने हालात फेवरेबल करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट खेलनी शुरू कर दी, विच इज इनकरेक्ट। बिल्कुल ये इसको मजम्मत की जानी चाहिए। असद नज़ूर भट्ट साहब, हम बाबर डोगर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बाबर डोगर साहब, देखिए, असम्बली का इख्तियार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जिस तरह ये प्रोसेस हुआ है कि कानून साज़ों को भी नहीं पता, वो बैठे हुए हैं कि क्या कानून में तब्दीली आ रही है, क्या है, और वो अमेंडमेंट्स किसके गिर्द घूम रही हैं, और वो जो अमेंडमेंट के खदो खाल शामिल है वो आइन की कुछ शिकों से कंट्राडिक्ट कर रहे थे, और उनको उनकी नंबर गेम भी पूरी नहीं थी जो कि वो तवक्का कर रहे थे। साबिर साहब, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, उनका काम है कि वो आइन में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लॉज में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, एक फ्रेमवर्क है। बाद ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम बुक है जिसने पूरा पाकिस्तान आपने चलाना है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट लाने से पहले उस पर बड़ी डेलिब्रेशन होनी चाहिए, सोच विचार होनी चाहिए, उसको उसकी जो कायमा कमेटी है, रेलिवेंट है, वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर डेलिब्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद कैबिनेट में आता है, कैबिनेट के बाद फिर असम्बली में जाता है, असम्बली में भी इवन उस पर डेलिब्रेशन होनी चाहिए, और उसके बाद जाकर कंसेंसस के साथ, खास तौर पे इस तरह के सेंसिटिव जो इश्यूज हैं उन पर बड़ा कंसेंसस के साथ कोशिश की जानी चाहिए कि क्योंकि अदलिया जो है वो पूरे मुल्क की 24 करोड़ आवाम की है,
तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बहल किसी कंसेंसस पे पहुंचे, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास 2/3 मेजोरिटी है ही नहीं है, और उसको आई में से कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी, आपके नंबर पूरे नहीं है, जिस पार्टी से आप मदद दे रहे हैं उसको भी आप ड्राफ्ट शेयर नहीं कर रहे, तो ये बड़ा अजीब एक मज़ाखेज़ चीज़ जो है बन गई है। लेकिन मैं भट्ट साहब ने जो भी बात की है मैं उससे भी थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। भट्ट साहब ने कहा कि इस तरह की जो चीज़ है वो तो कभी किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुई। भट्ट साहब, मैं आपको एक चीज़ की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ कि साबका एक चीफ जस्टिस जो है, एक डिक्टेटर को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इख्तियार दिया है। आपने उसकी जुडिशियल एक्टिविज्म भी आपने चलाई, आप उसके साथ चलते भी रहे, उसका रिजल्ट ये निकला कि उसने एक प्राइम मिनिस्टर को भी फारिग करके घर भेज दिया। तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है। जजेस ने भी बहुत बहुत बड़े ड्रामे किए हुए हैं, मगर एक जज किस तरह से एक डिक्टेटर को लॉ कर सकता है कि तुम जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लो? हुआ नहीं है ये, वो कौमी मुजम तो आज तक किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। बाबू डोगर साहब, आप माजी में अगर जाएंगे तो नहीं, बात भट्ट साहब ने कहा ये डिक्टेटर के दौर में भी इस तरह नहीं हुआ। मैं तो उनको कह रहा हूं कि डिक्टेटर के दौर में इससे आगे गई है और जुडिशरी गई है। अच्छा, चले भट्ट साहब से पूछते हैं। असद मंजूर भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक खेल शुरू हुआ है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है, अभी हमने वैसे पार्लियामेंट में भी देखा है कि उसकी सुप्रीमेसी का राज भी खुल गया कि रात को लाइटें बंद होती हैं और वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ से पार्लियामेंटेरियन को उठा के बाहर गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। तो ये क्या है कि मेरा बाबा ऊपर है, उसका बाबा ऊपर है, ये खेल कहाँ तक जाएगा? इससे अवाम को क्या फायदा पहुंचेगा? नहीं, अवाम तो सख्त डिस्टर्ब है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का तीन पिलर है, स्टोन है कॉन्स्टिट्यूशन के, तीनों की एक को असद भट्ट ये तो भाई कंडक्ट पता चलेगा कि कौन सुप्रीम है। असद भट्ट साहब, आपकी लाइन में ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, हम दोबारा आपसे राब्ता कर रहे हैं, उतनी देर में बाबर डोगर साहब से बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, ये देखें, अभी आप बात कर रहे थे कि आइन में तरमीम, ये सारा इसका प्रोसेस और कंसेंसस से होना चाहिए। अच्छा, इनमें जो दो अहम प्लेयर थे, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल साहब, अब अख्तर मेंगल साहब की जो शर्त रखी है उन्होंने, उससे तो लगता है कि उन्होंने गवर्नमेंट को तो कहा है कि आप तो साइड पे हो जाए, ये जिन्होंने करना है मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने जो 2000 मिसिंग पर्सन की शर्त रखी थी, उससे तो बाज़ार गवर्नमेंट तो उसको डील ही नहीं कर सकती, उसको डील तो एक इदारा करता है। तो इससे मतलब था कि मेंगल साहब डायरेक्ट मुतलका लोगों से बात करना चाह रहे थे। देखिए रहमानी साहब, अनफॉर्चुनेटली आप अभी 3 स्तूनों की बात कर रहे हैं, तो आप देखें मेरे नज़दीक सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, और इवन जो कोर्ट्स हैं देखें वो इंडिपेंडेंट हैं इन देयर डिसीजन मेकिंग, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग किस फ्रेमवर्क के अंदर वो करेंगी, वो फ्रेमवर्क पार्लियामेंट ने तय करना है। जो आइन और जो उनके लॉज हैं वो पार्लियामेंट ने बनाने हैं, और उनके अंदर रहकर ही कोर्ट्स ने काम करना है, उस पैरामीटर से बाहर नहीं जा सकती। जो दूसरा अदारा है वो भी पार्लियामेंट के सबसर्विएंट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त जो सुप्रीम बॉडी है पार्लियामेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ये है कि पार्लियामेंट जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। पार्लियामेंट कोर्ट जो है वो भी पार्लियामेंट की जुडिक्शन में घुसी हुई है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पार्लियामेंट को जूते की नोक पे नहीं रखती। तो मसला ये है कि पार्लियामेंट बेचारी का तो बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गई। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट है, आप इसे सारे जजेस देख लें। बाबर डोगर साहब, अगर आप जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं ये ट्रू, तो ये स्पेस पार्लियामेंट ने ही दी है ना, वो कोई खुद क्यों कंसीड करते हैं वो अपनी स्पेस? अगर फॉर्म 47 लेके आएंगे तो फिर तो उनको अपनी स्पेस कंसीड करनी पड़ेगी। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान भी पार्लियामेंट के हिस्सा हैं और अख्तर मेंगल साहब भी, उन्होंने एक स्टैंड लिया है इस पर,
और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि जी ये 2000 मिसिंग पर्सन है, आए इन पे बात करें, तो हम करते हैं। देखें बिल्कुल ये बात जो है ये अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जब रिज़ाइन दिया था तो उन्होंने इसीलिए इस प्रोटेस्ट में दिया था कि ये पार्लियामेंट जो है ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सवाल उन्होंने पार्लियामेंट में कई दफ़ा पुट किया कि उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट को इन इश्यूज़ को टेकअप करना चाहिए। पार्लियामेंट खाली ये नहीं कि रातों रात कहीं से ड्राफ्ट आता है और उसको पकड़ के ना आप कोशिश करें कि जी इस पर अमेंडमेंट कर दें। पार्लियामेंट के दायरे कार में ये भी है कि मिसिंग पर्सन का केस डिस्कस होना चाहिए। वहाँ पर एक सूबा है, वो एक वहाँ पर सबसे बड़ा रकबे के हिसाब से बड़ा अहम स्ट्रेटेजिक अहमियत है उसकी। अगर वहाँ पर मिसिंग पर्सन का केस है और उसकी वजह से वहाँ पर हालात ख़राब हुए हैं तो ये पार्लियामेंट का कि ये दायरा इख्तियार है कि वो उस पर डिबेट करे, उस पर बहस करे और उसके बाद मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपना कंसर्न पहुँचाए कि जनाब यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका ये कंसर्न है, इसको हल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर इनिशिएटिव लें, बात करें। अगर पार्लियामेंट बात नहीं करेगी तो फिर अख्तर मेंगल इस्तीफा देगा। जब इस्तीफा देगा तो उसके बाद देखिए कि सारे कुछ हो गया, लेकिन अभी तक वो चीज़ डिस्कस नहीं हुई। तो यही पार्लियामेंट की कमजोरी है सर। पार्लियामेंट को अपना वजूद साबित करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर इन इश्यूज को डिस्कस होना पड़ेगा। ये बात नहीं कि अगर स्टेटमेंट नहीं चाहती तो पार्लियामेंट उसको डिस्कस ही नहीं कर रही। पार्लियामेंट सिर्फ वो एजेंडा लेके आती है जो पीछे से अप्रूव होके आता है। तो फिर पार्लियामेंट ने अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस तो वो खुद ही गवाई हुई है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। यही मैं इसी तरफ आ रहा था। प्रोड्यूसर साहब, बट साहब से रब्ता हुआ? अच्छा, चले हम बाबर डोगर साहब से बात जारी करेंगे। ये जो आपने पार्लियामेंट की बात की, देखें पार्लियामेंट इस वजह से है कि पार्लियामेंट नुमाइंदा होती है पब्लिक की, पब्लिक उनको वोट दे के मुंतखब करते हैं और एज ए लॉ मेकर लेजिस्लेचर वो जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि वो रन हो गए एट द विल ऑफ द पीपल्स। तो ये विल ऑफ द पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये हमारे पार्लियामेंटेरी। लेकिन अब जो अभी मुजव्जा तरमीम आई हैं इसमें कोई विल ऑफ द पीपल्स तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें यह नज़र आ रहा है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है जो हमारे आइन में दी गई है उसको कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, जिसमें देखें इसमें जुडिशल कमीशंस जजेस अपॉइंट करता था, अब जुडिशल कमीशंस का जो जज है वो 2 हो जाएंगे, एक आईनी अदालत का हो जाएगा, एक चीफ जस्टिस हो जाएगा, उसके पास सिर्फ अपीलों का हक हो जाएगा, आईनी वो हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट की मर्ज़ी का जज होगा वो जुडिशल कमीशन का होगा, उसको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करेगा। जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा तो वो सियासी इंटरफेयर में आ जाएगा। देखिए एक तो बात रहमानी साहब, जो मुजव्जा ड्राफ्ट था ना वो अब किस्सा माजी है, ये ज़हन में रख लें। अच्छा, ये आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद बिल्कुल क्लियर है, वो एक किस्सा माजी है। मेरा मतलब है कि बिलावल साहब जो कि गवर्नमेंट के अलाए हैं उन्होंने भी उस पर अपनी रिजर्वेशन शो की हैं। चंद एक शिकों पे वो उन्होंने कहा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो कहते हैं जी मेरी वालदा का ड्रीम था, ख्वाब था, वो भी उसके हामी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिसपे उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन हैं। इसी तरह से जिस वालदा कैंगरू कोर्ट्स कहती होती थी, नहीं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो इस चीज़ की हामी थी। बिलावल ने ये कहा कि वो चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अलहदा हो जाए और दूसरी कोर्ट जो है वो अलहदा हो जाए। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में ये शिक थी, जी शिक थी। तो वो कहने के इसका मैं हामी हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने तो इसको ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब मसला ये है, और फिर पीटीआई ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि पार्लियामेंट जो है अल्टीमेटली ये जो एक मोम की नाक की तरह जब चाहते थे जिसको मर्जी इधर घुमा दें इधर घुमा दें, पहली दफा पार्लियामेंट जो है उसने अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली दफा मैंने देखा है कि ठीक है जनाब, गवर्नमेंट को अगर 10 वोट चाहिए तो नहीं मैनेज हो रहे, लोग खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम नहीं इसको अप्रूव करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने कहा कि मैं नहीं इसको अप्रूव करूंगा, चाहे वो कहीं से भी आया ड्राफ्ट। असल चीज ये है कि जो चीज थी उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है उस पे वो खड़े हुए हैं, असूली मौकफ पे खड़े हुए हैं। सर देखिए पीटीआई ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दी है कि जनाब हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब 214 नंबर है गवर्नमेंट के पास,
224 बंदे चाहिए। अब आप अंदाजा लगा लें इस चीज से देखें, मौलाना के 8 बंदे हैं, वो बिल्कुल डिटरमेंट खड़े और हैं। डॉक्टर साहब इस पे जारी रखें गुफ्तगू, वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, हम बहुत जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे में हमें ज्वाइन किया लियाज़ खान साहब ने, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं और सीनियर सियासतदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। लियाज़ खान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी थैंक यू। बात हो रही थी मुजव्जा आइनी तरामीम की। जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी आइनी तरामीम असम्बली कर सकती है जो कि आइन के अंदर मौजूदा दी गई दूसरी शिकों से मुतसादिम हो, खासकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस? जी बिल्कुल सुभान साहब, ऐसा है कि जो मुजव्जा आइनी तरामीम है जिसके बारे में शुनीद है और मुख्तलिफ कॉर्नर से ये चीजें आ रही हैं, ये फंडामेंटल राइट से मुतसादम हैं और पूरे अर्ज पर बुनियादी इंसानी हकूक जो है उनको एक्नॉलेज किया जाता है, उनको प्रेफर किया जाता है। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि यहाँ पर एक ऐसी तरमीम भी लेकर आने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्लियामेंट जो जमहूरी पार्लियामेंट दावा है कि जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर और जमहूरियत में आइन में जो बुनियादी हकूक है उनको बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। तो यहाँ पर जो मुजव्जा आइनी तरमीम में एक छिप डाली गई है कि मुख्तलिफ एजेंसीज को किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का ये अख्तियार होगा और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। ये इंतहाई भयानक किस्म की शक्ल है जो आइन के अंदर बायस बनेगी। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी शिकें हैं। मसलन ये भी एक मुजव्जा अमेंडमेंट के हवाले से ये चीज मौजूद है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए। जी तो वो कहा जा रहा है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को भी कंप्रोमाइज करने की शिकें हैं इसमें जिसमें जजेस की ट्रांसफ़र भी है और जो आप बात कर रहे हैं फेडरल शरीयत कोर्ट भी है। दो चीफ जस्टिस होंगे और उसको मुकर्रर प्राइम मिनिस्टर करेंगे, एक पैनल जाएगा उनके पास और हुकूमत अपना जज खुद सिलेक्ट करेगी। हाँ, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये बिल्कुल ये आइन से मुतसादम है और इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्लियामेंट ने बनाया था, लेकिन ये जो एक मतवाजी चीफ जस्टिस या एक मतवाजी आईनी अदालत बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि क्या जो ऑलरेडी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो आईनी अदालत नहीं है? ये एक मतवाजी जो जुडिशरी बनाई जा रही है, ये मुतसादम है आइन के बुनियादी एहसास, आइन की रूह के मुतसादम है। ये आइन की रूह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी दुरुस्त है। ये बिल्कुल ऐसा किसी जगह पे पूरे अर्ज पर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख लें, किसी जगह पर इस किस्म की कैफियत नहीं है। ये हुक्मरान तबके जो है या मौजूदा पार्लियामेंट जो है, ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने मुफादात के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने जाओ जलाल के लिए, अपनी मर्जी के जजेस लगाने के लिए। और वो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होगी, वो अदलिया जो होगी, वो सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल उसे कह रहे हैं कि जो पेंडिंग केसेस हैं, पेंडेंसी है जो हजारों लाखों की तादाद में, वो बड़ी तेजी से कम हो जाएंगे। नहीं, उसमें ये बिल्कुल ये आइन से मुतसादम है। अच्छा। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट रूल्स से मुतसादम है। ये कोई ऐसा नहीं, ये दरअसल इनके अपने मुफादात हैं जो इस वक्त बड़ी तफसील में अगर जाना पड़ेगा तो बात हो सकती है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इनके अपने मुफादात हैं
उन मफादात के लिए ये सारा कुछ ये किया जा रहा है। वो मुफादात समझने की कोशिश करते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब, अलियाज खान साहब ने एक बहुत ही अहम तब्दीली की तरफ इशारा किया कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं किसी भी आदमी को उठा सकती हैं और उनकी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और एक और भी सुनने में आया था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो जाएगी। तो ये क्या फ़ौज को कोई आइनी किरदार, आइन का हिस्सा बनने जा रहा है? और जैसे अलियाज खान साहब कुर्रे की बात कर रहे थे कि कुर्रे में कहीं नहीं है, तो क्या हम कोई नॉर्थ कोरिया या शुमाली कोरिया बनने तो नहीं जा रहे हम? देखें, ये एक मुजव्जा ड्राफ्ट था जो कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है, जो मेरी इतलात हैं, फ़िलहाल वो माजी का किस्सा बन गया। मैंने आपको अभी भी बताया कि फ़िलहाल इस पे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो एग्री नहीं किया उन्होंने। मौलाना फजल रहमान अगर कहें, PTI कहें, इवन फिर पार्टी की उसमें रेजोल्यूशन, इवन नून लीग की भी कुछ रेजोल्यूशंस हैं। इसी वजह से ये ड्राफ्ट जो है असम्बली में पेश नहीं हो सका। और इसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, मेरा मतलब मेरी उस पर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन हैं। इसको एक कमेटी के सपुर्द किया जाना था, उस पर बहस होती, डिबेट होती, उस डिबेट के बाद वो कमेटी उस पर अपनी रिकमेंडेशन देती, उसके बाद ये दोबारा जो है लॉ डिपार्टमेंट जाता, वहाँ से ये कैबिनेट का हिस्सा बनता है, कैबिनेट में इस पर डिबेट होती, उसके बाद असम्बली में पेश होता है, असम्बली के अंदर इस पर डिबेट होती, उसके बाद जाकर इस तरह की अमेंडमेंट जो है होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये तरीक़ाकार अपनाया नहीं गया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ये ड्राफ्ट क्यों इस पे गौर किया जा रहा है, क्यों ये सोचा जा रहा है, क्यों ये इस पे किया जा रहा है कि जुडिशल अमेंडमेंट्स होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजेस की, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार वज़ा किया, कंसेंसस के साथ किया कि सीनियर मोस्ट जो है सीनियरिटी के हिसाब से वो चीफ जस्टिस होगा। क्यों आज ये समझा जा रहा है कि जनाब ये जजेस की ये जो सीनियरिटी वाला इशू है, इससे लोगों को कोई रिलीफ तो मिल नहीं सका, लेकिन जजेस जो हैं वो अपनी जुरिडिक्शन से बाहर चले गए। एक जज साहब जो हैं, उन्होंने, मैंने अभी आपसे जिक्र किया, उन्होंने एक डिक्टेटर को आइन में अमेंडमेंट की इजाज़त दे दी, उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। दूसरे जज साहब जो हैं, उन्होंने भी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। एक जज साहब ये कहते हैं कि कराची का सर्कुलर रोड जो है वो मुझे क्लियर नज़र आना चाहिए। एग्जेक्टिव के जो प्योरली एग्जेक्टिव के काम है वो जजेस आप करना शुरू हो गए। एक जज साहब जो है वो हॉस्पिटल के में सरप्राइज विजिट करते थे। एक जज साहब ने पूरा आइन ही रीराइट करके रख दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए वो मामला गया और उन्होंने वहाँ पर एक नई अमेंडमेंट उसमें डाल दी। तो जजेस साहब जो हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का ये नाजायज इस्तेमाल किया, जिस तरह से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को उन्होंने अंडरमाइन किया, मेरा ख्याल है कि ये दिन आना ही था कि अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट है उसने भी सोचना था कि जनाब ये जजेस को किस तरह से काबू किया जाए। क्या ये माजी के जितने भी जजेस हैं, आप एक एक का नाम उठाते जाएं, क्या किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अलाइन नहीं है? क्यों जजेस का नाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलाइन होता है? क्यों जजेस जो है वो इस तरह के फैसले करते हैं जिससे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो अंडरमाइन होती है? क्यों जजेस की ये ख्वाहिश है कि वो एग्जेक्टिव को अंडरमाइन करें और एग्जेक्टिव के रोल वो खुद अदा करना शुरू कर दें? जजेस का क्या काम है कि वो हॉस्पिटल्स में जाएं? जजेस का क्या काम है कि वो यूनिवर्सिटियों के दौरे करें? जजेस का क्या काम है कि जनाब ये सर्कुलर रोड को क्लियर कर दें, इस बिल्डिंग को गिरा दें? तो जब जजेस पहले अपने गिरबान में झांक के देखें, जिस तरह से लाखों के हिसाब से केसेस जो हैं वो पेंडेंसी में पड़े हुए हैं, उस तरफ किसी की आज तक तवज्जो ही नहीं गई। मेरा मतलब कि कौन इसका डिसीजन करेगा? मुझे हैरत है कि अभी भी जजेस 2 महीने की छुट्टियां करते हैं। यार ये शर्मनाक बात है। किस चीज की छुट्टियां कर रहे हैं? क्यों छुट्टियां कर रहे हैं जबकि इतनी पेंडेंसी है? तो बल साबिर रहमान साहब, मैं ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट तो मजबूत हुई है, लेकिन जो जुडिशरी ने हमारे साथ किया वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। अलियाज खान साहब, बाबर डोगर साहब ने जजेस के कंडक्ट पे बहुत ज़्यादा सवालत उठा दिए हैं और उनके माजी में कुछ जजेस हजरात मुख्तलिफ जगह के दौरे करते रहे हैं और इस हवाले से बाबर डोगर साहब ने एतराज़ात कर रहे हैं कि उन्हें, लेकिन ये तो जजेस का अपना कंडक्ट था। हम बतौर जुडिशरी में क्या देखते हैं? आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल
मैं डोगर साहब ने कुछ बातें बहुत अच्छी की हैं, मैं एग्री करता हूँ कि जुडिशरी का जो रोल है माजी में और आज भी ये कोई इतना लाइटे तहसीन नहीं है। माजी में जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट में इनके बहुत सी जजमेंट्स हैं, मतलब जुल्फकार अली भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो का जो मुकदमा था, इसमें जस्टिस नसीम हसन शाह ने जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने एग्री किया, अपनी किताब भी लिखी, उसने कहा कि हमने प्रेशर में आकर जनरल ज़िया के प्रेशर में आकर भुट्टो की फांसी को जो है वो हमने मेंटेन किया, उसकी जो सजा थी। जुडिशरी का किरदार को इतना लाइक कैसे नहीं है, ये मैं दो साथ की इस बात से मैं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और ये बात भी दुरुस्त है कि माफिस के अंदर, जनरल पब्लिक के अंदर जुडिशरी के बारे में उंगलियां उठाई जा रही हैं कि जुडिशरी जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुकी है। जुडिशरी के अच्छा उसमें एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अगर चंद लोगों का, चंद जजेस जो होते हैं वो अगर गैर जानबदार होकर कोई काम करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उनको काम नहीं करने दिया जाता। वो ऐसे रास्ते मौजूद हैं कि उनको अंडर प्रेशर किया जाता है। तो बहुत कम लोग हैं जो दबंग होकर काम करते हैं और बल्कि इस अपने ऑफिस को खैर बात कहते घर भी चले जाते हैं तो वो तंग आ जाते हैं। ये बात डोगर साहब की मैं आई डू अग्रीड, इन पर्टिकुलर अग्री, तो ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है इन्होंने कि जुडिशरी जो है वो उसके अंदर दरारें हैं, वो पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं। और ये जो जजेस की उम्र के हवाले से इनकी जो रिटायरमेंट की जो एज है 65 ईयर, इसको बढ़ा के 68 ईयर करने का। साहब मैं आपकी बात सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर ये पॉलिटिसाइज हुए तो इनको पॉलिटिसाइज करने में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी हाथ है। हमने देखा माजी में एक अहम सियासी शख्सियत, वो एक जज साहब को फ़ोन कर रहे हैं, उनके फ़ोन की टेप सबको ऑडियंस सुनने को मिली और वो कह रहे थे कि बेनज़ीर के ख़िलाफ़ फैसला देना है। तो ये सारा कुछ हमारे सियासतदान ही करते रहे हैं ना। जी बिल्कुल, वो जस्टिस कयूम और जस्टिस कादमी बिल्कुल टेलीफोनिकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सियासतदानों ने किया है ना जी, बिल्कुल किया। और इन्हें जो सुप्रीम कोर्ट के जो हायर जुडिशरी है, इवन हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसे जजेस मौजूद हैं जो सियासी असरात कबूल करते हैं और सियासी जमातों के वो आलाकार बनते हैं। ये हुआ है और पूरे माशरे को पता है, पूरे समाज को पता है कि ऐसा होता है और आज भी हो रहा है। और ये फसादन है अदारों का और फिर स्प्लिट है अदारों के अंदर, जो दरारें पड़ रही हैं, बड़े विजिबल क्रैक्स हैं, नजर आ रहे हैं। ये कोई अच्छा शगुन तो नहीं है, ये हमारे अच्छा शगुन है। जहां तक केसेस की पेंडेंसी का ताल्लुक है तो ये तो बड़े ब्रॉड स्केल पे इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। ये सिर्फ जुडिशरी की वजह से, इनकी हरकत और सकनात की वजह से जजेस की ये पेंडेंसी नहीं है, बल्कि नीचे से जितनी ज्यादा लिटिगेशन हो रही है समाज के अंदर, एक इकोनॉमिकल रिसेशन की वजह से भी ये क्राइसिस है और क्राइम्स हो रहे हैं, लिटिगेशन बढ़ रही है और ये बढ़ेगी अनटिल एंड अनलेस वी एरेडिकेट द सिस्टम जो है, सिस्टम कौन सा, इकोनॉमिकल सिस्टम। ये बहरान जो है कैपिटलाइजेशन का बहरान है, निजाम सरमायादारी का बहरान है, जो हमें मुख्तलिफ अदारों के अंदर क्रैक्स डालता हुआ नजर आता है, उसकी तरफ कोई नहीं जाता। जी मैं मतलब आपकी बात को आप आगे बढ़ाते हुए मैं बाबर डोगर साहब से सवाल करता हूँ। देखिए बाबर डोगर साहब, आप पार्लियामेंट की सुपरमेसी का केस प्रेजेंट कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ये एक पब्लिक लेजिस्लेशन, पब्लिक नुमाइंदे होते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं और इनके पास कानून साजी का हर तरह का इख्तियार है। और हमने देखा इन्होंने अब जुडिशरी को हराने के लिए बड़ी जल्दी कानून किए बनाए। अभी भी एक और नहीं हो सका तो एक ऑर्डिनेंस आ गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का, जिसमें उसमें अमेंडमेंट की गई कि अब एक जो तीसरा मेंबर है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का डाल सकता है, सीनियर जज नहीं होगा वो। लेकिन
जो अभी इलियास खान साहब बात कर रहे थे इकोनॉमिक मॉडल की, पब्लिक की बेहतरी के लिए, मैं उस तरफ आता हूँ कि आइन में अमेंडमेंट हो जाती है, लेकिन पार्लियामेंट में आज तक IPPs का एक भी माहिदा डिस्कस नहीं हुआ, जो इस मुल्क को बहरान की तरफ ले गया। IPPs की वजह से पहली दफ़ा हुआ है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है। आइन में अमेंडमेंट हो सकती है, IPP के माहदे की एक शिक भी तब्दील नहीं की जा सकती। ये कैसी सुपरमेसी है? देखें ये चीज़ जो है ये कैबिनेट में भी डिस्कस हुई है और पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है। मसला ये है कि आपके कुछ ऐसे मायदे हैं जिनको इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो उसके गारंटर हैं सर। और अगर आप उनको छेड़ते हैं वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो कितने का IPPs हैं? 8-10 हैं, बाकी तो लोकल है ना। चाहे लोकल है या चाहे इंटरनेशनल है, बात ये कि वो एक लॉ के तहत वो एक एग्रीमेंट के तहत है, और एग्रीमेंट तो वही है ना जिसका प्रोसीजर सबने अपनाया है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट है या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है। पाँच तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, बाकी 60-70 से ज़्यादा लोकल आपके इन्वेस्टर। देखिए मैंने तो आपसे अभी ये बात की थी कि देखें, चाहे वो मिसिंग पर्सन का केस है, चाहे वो चलें IPPs का केस है, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए। इसी से पार्लियामेंट मजबूत होगी। लोगों के इश्यूज, वो इश्यूज जो स्टेट से रिलेटेड हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, पार्लियामेंट को थोड़ा सा अपना वेट दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये नहीं करेगी तो फिर पार्लियामेंट की स्पेस को दूसरे अदारे ले जाएंगे, जिस तरह से जुडिशरी लेके जा रही है, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट लेके जा रही है। अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने अपना कद काट छोटा कर लिया ना, बेड़ागर कर लिया अपना। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, इस पर डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट वो प्रेशर सस्टेन ही नहीं करती। जब कभी सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर आ जाता है, कभी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर आ जाता है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान खड़े हुए हैं और उन्होंने जो अपनी रिजर्वेशन शो की हैं, और ये जो 10 वोटों का फ़र्क था, ये स्पेकुलेट किया जाता है जी ये 10 वोट तो 2 मिनट में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरे कर जाएगी और ये बिल आराम से निकल जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। और अब इतलात ये हैं कि इसमें पार्टी भी उस ड्राफ्ट पे काम कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी काम कर रहे हैं, और जो भी ड्राफ्ट आएगा वो कंसेंसस के साथ आएगा, और जो कंसेंसस इवॉल्व होगा उसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी, अच्छी ठीक हो जाएंगी। तो मुझे तो ये खुशी है कि पार्लियामेंट ने अल्टीमेटली अपना कोई वेट दिखाया है, और चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो वो खड़ी हुई हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं वो खड़े हुए हैं। मैंगल साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी मिसिंग पर्सन का केस हल करें तो मैं सपोर्ट कर दूंगा। अचक ज़ई साहब हैं, दूसरे हैं, अचक ज़ई साहब से तो खैर उनकी वो तो माने ही नहीं है, वो तो PTI के साथ खड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली कहीं तो पार्लियामेंट ने स्टैंड लिया है ना। ये तो नहीं हुआ कि पार्लियामेंट जो है बिल्कुल ही डिसाइल होगी और जो चीज़ भी आई पीछे से वो बगैर पढ़े लिखे पार्लियामेंट से येस और नोस के साथ आगे गुजर गई और पास हो गई। तो एक बेहतरी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर इस फैसले पे पार्लियामेंट खड़ी होती है और ये बिल उस तरह से नहीं प्रूव हो सकता जिस तरह से ख्वाहिशात थी, तो माजी में पार्लियामेंट मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। अब कहना ये चाह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये असूली बुनियाद पे मुस्तरद किया है, या कि कोई अपनी मर्ज़ी की कोई तरमीम का शामिल करना चाह रहे थे? देखिए, यानी कि ये बिल रीराइट होकर दोबारा साहब हो सकता है कि नून लीग भी ये बिल पास करना ना चाह रही हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की भी इस पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन हो सकता है कि पे सेविंग के लिए मौलाना फजलुर रहमान का सहारा लिया गया हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हो सकता है कि हुकूमत खुद ना ये चाह रही हो, ये बिल कहीं और से आया, प्रेशर बहुत ज़्यादा था और अल्टीमेटली फेस सेविंग के लिए मौलाना साहब जो हैं उनकी मदद ली गई, और उसके बाद ये जो बिल है इसको अल्टीमेटली मोहर करना पड़ा। और बिलावल भुट्टो तो कह चुके हैं कि उसकी कई शिकों पर उनको भी रिजर्वेशन हैं, और मेरी बहुत सारे हुकूमती MNA से बात हुई है, वो भी ये कहते हैं कि जी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है गवर्नमेंट की, लेकिन खुल के कह नहीं सकते। यहीं नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक। इलियास खान साहब, इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के बारे में वकला ने भी एक तहरीक चलाने का ऐलान किया और उनका लाहौर में इजलास हुआ है।
और नेक्स्ट इजलास वो पेशावर करेंगे। लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद में भी इजलास हुआ था जिसको हमारे लॉ मिनिस्टर ने किया था। तो वकला आइन के सेफगार्ड के तौर पे हमेशा पेश रहते हैं। तो अब जैसे बाबर डोगर साहब कह रहे हैं कि ये तो अब आइन की तरमीम अब नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी तजावीज़ दी जाएंगी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक नई शक्ल में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक ड्राफ्ट पे काम कर रही है और मौलाना फजल रहमान भी एक ड्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो जो ड्राफ्ट आएंगे वो नून लीग के सामने रखे जाएंगे और उसके बाद उस पर मजीद कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जी मैं अर्ज करता हूँ सुभानी साहब जी कि अभी IPP के हवाले से बात हुई और वो जो एग्रीमेंट हुए माजी में, वो मैं बस में नहीं जाता कि वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी हुए, वो नून लीग की गवर्नमेंट में भी हुए। ऐसा आइन, ऐसा एग्रीमेंट जो जिसकी रूह जो है वो बुनियादी फंडामेंटल राइट से मुतसादम हो, मुल्क और कौम के मफाद से मुतसादम हो, एक फर्द वाहिद के मफाद के बरखलाफ हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसको तब्दील होना चाहिए। अच्छा, लेकिन दूसरी बात जो है वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि वो बुनियादी तौर पर ही वो खिलाफ कानून थे वो एग्रीमेंट, उसकी तफसील में जाए तो वो सारी बात समझ आ जाती है। आज जो इशू है वो ये जुडिशरी के अंदर जो उसके अंदर जो तब्दीलियां लाने की कोशिश की जा रही है, अब दीगर आईनी तरामीम जिसके बारे में बात की जा रही है, JGCAs के हवाले और भी बहुत सी जो अमेंडमेंट्स हैं, ये इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के। ये जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल फ्रॉम रियल प्रॉब्लम्स। ये इश्यू है ही नहीं। इश्यू जो है वो रोटी कपड़ा मकान है, तालीम और इलाज है, सेहत है, इंसानों की रोजगार, नौजवानों के रोजगार का मसला है। यहाँ पर ग्रुप नहीं का मसला है। मसाइल तो यही है, अवाम के मसाइल, असल मसाइल, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑलरेडी आर्टिकल मौजूद है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 25A है, ये वो आर्टिकल हैं जो रियासत को पाबंद करते हैं लोगों को फैसिलिटी, रोटी कपड़ा मकान देने के लिए, मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज जो उनका फंडामेंटल राइट है, ये वो देने के लिए, रोजगार देने के लिए स्टेट इज ड्यूटी बाउंड। लेकिन इसके ऊपर ना तो ये पार्लियामेंट, ना माजी की जो पार्लियामेंट थी, इन्होंने किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की कि आर्टिकल 38 क्या कह रहा है, आर्टिकल 25A क्या कह रहा है, आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, आर्टिकल 272 क्या कह रहा है, इसके 57, तो इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। लेकिन ये ऐसी तरामीम जिनका आवाम के दुखों से, आवाम के मसाइल से, तालीम, इलाज, रोटी कपड़ा मकान, सेहत, बेरोजगारी का खात्मा, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। लोग देखा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये IPPs की वजह से वैसे गुर्बत बढ़ती जा रही है और ये मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं इस पार्लियामेंट की तरफ से। और फिर ऐसा आइन जो बुनियादी हकूक फराहम करता है उसके ऊपर ये अमल करने के लिए तैयार नहीं है, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर जाहिर है इसके ऊपर फिर मासिद सोचते हैं, लोग सोचेंगे, लोग खुद उठेंगे, उनको उठना होगा अपने बुनियादी हकूक के लिए। उसके ऊपर तो बात नहीं हो रही। बात ऐसी चीजों पर हो रही है जिनका अवाम के मसाइल से, अवाम कौन, जो GDP में, जिनकी वजह से GDP बनते हैं, जिनकी वजह से ये निजाम चल रहा है, जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये पाकिस्तान मार्केट को कोई नहीं। ये अवाम है जो सिस्टम को मूव करवा रहे हैं, ये आपकी मौशियत को मूव करते हैं। बाबर डॉक्टर साहब, लियाज खान साहब यही कह रहे थे कि जो हमारी पार्लियामेंट है कि लोगों की हकीकी नुमाइंदगी करने में कामयाब नज़र नहीं आती। पार्लियामेंट के अंदर लोगों के जो असल मसाइल हैं, उनके रोज़गार के मसाइल हैं, उनके तालीम के, सेहत के मसाइल हैं, इन पे डिबेट होती, इन पे आईनी तरमीम होती हुई, जैसे लियाज साहब ने कहा है कि तालीम बुनियादी हक है,
25A में जिक्र आर्टिकल है। आर्टिकल आर्टिकल 25A आर्टिकल 25 ये है, 38 है, जी जी 25A में है कि और आर्टिकल 38 25A सर, 35A और आर्टिकल 30, ये 25A और 38, आर्टिकल 38 जी जी पढ़े जरा। जी 25 तो वो है बच्चों को फ्री तालीम के हवाले से है ना, जी 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 और 38 में रोटी कपड़ा मकान का जी, जी। जिक्र है, तालीम और इलाज का जिक्र है। स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। कि इसके ऊपर किसी ने बात की है पार्लियामेंट के अंदर? इस पे क्या ये अवाम के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के हकूक की बात करते हैं? यानी कि ये जो इन क्लॉजेस के बारे में पार्लियामेंट ने उस तरह की कानून साजी नज़र नहीं आती कि एक बच्चे को बुनियादी तालीम तक रसाई कैसे मुमकिन हो भानी साहब, कानून मौजूद है, कानून मौजूद है, मौजूद है, लेकिन जो इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है कि रियासत का काम एक आम आदमी की कोई बहुत बड़े ख्वाहिशें नहीं है। उसकी ख्वाहिश ये है कि उसकी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए, उसको बच्चों को तालीम मिले, उसको सेहत की सहूलतें मिल जाएं। वो कोई कानून का खजाना नहीं मांग रहा, वो बेचारे की सिर्फ इतनी ही डिमांड है जो कि रियासत उसको नहीं दे पा रही। अनफॉर्चुनेटली ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट जो कार्टल्स हैं, जो माफियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। चाहे वो जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस का माफी है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का माफी है, चाहे वो गंदम का माफी है, चाहे वो शुगर मिल्स का माफी है, जितने भी माफियाज हैं, जितने भी कार्टल्स हैं, उन सब को जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो हमारी पार्लियामेंट दे रही है, वो हमारे अदारे दे रहे हैं। आम आदमी जो है उसका तो उसके इश्यूज का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, उसके गमों का तो वहां पर कोई दावा ही नहीं है। वो तो वहां पर लूटा जा रहा है, उनकी जेबें तलाश की है, मैं किया जा रहा है। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं ये पंजाब असेंबली कवर करता हूं, मैं नेशनल असेंबली में जाता हूं, मैं वो भी देखता रहा हूं, वहां प्रोसीडिंग में वहां पर तो चीजें ही और है। आम आदमी की तो नुमाइंदगी कहीं भी नहीं हो रही, ना नेशनल असेंबली करती है, ना सेनेट करती है, ना पंजाब असेंबली करती है, ना कोई और असेंबली करती है। ये तो आप इसकी सियासी लड़ाइयां, ये जुडिशरी के साथ लड़ाई, ये एस्टेब्लिशमेंट की जुडिशरी के साथ लड़ाई, जिससे आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ जाती मफादात में। हाँ, लेकिन जहां कार्टल्स को प्रोटेक्शन देनी है, जहां पर रियल स्टेट टाइकून्स को प्रोटेक्शन देनी है, जहां पर शुगर माफिया को प्रोटेक्शन देनी है, वहां पर ये सारे इकट्ठे हैं। वहां पर जुडिशरी भी सपोर्ट कर रही है, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और वहां पर पार्लियामेंट भी उनके लिए खड़ी हुई है। तो ये जो पार्लियामेंट और ये जो अदारे हैं, ये गरीब आम आदमी के अदारे नहीं है, ये सिर्फ कार्टर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। वो अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, उनके पैसों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सारे कवानीन उनको प्रोटेक्ट करते हैं। गरीब आदमी का तो कोई सोचता ही नहीं है। इसीलिए गरीब आदमी जो है, पाकिस्तान के जो 24 करोड़ में से तकरीबन 23.5 करोड़ जो लोग हैं, वो इन सारी चीजों से बिल्कुल अलहदा है, अलूफ है, उनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी के पास चले जाए, उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसकी इतनी बड़ी लड़ाई पड़ी हुई है, उसका उस चीज से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बेचारा तो और उसकी परेशानी है, उसके दुख और हैं, जिसकी तरफ ना मीडिया आता है, जिसकी तरफ ना कोई कोर्ट आती है, ना कोई पार्लियामेंट आती है, ना कोई और आता है। जी अलिया साहब, बाबर डोगर साहब बिल्कुल ट्रू पिक्चर पेश कर रहे थे कि वो क्या रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि साहब ने मेरी बातों को करैबोरेट किया है, मेरी बातों की तारीफ की है। और मैं फिर ये कहता हूँ कि मसला पार्लियामेंट का नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत मुकद्दस है। पार्लियामेंट का मसला नहीं है, जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये बिल्कुल ये अभी सही कहा डोगर साहब ने, वो माफियाज हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो उनके हकूक के लिए लड़ रहे हैं, वो माफी के लिए नहीं लड़ रहे। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, और इसका लुबे लबाब जैसे बाबर डोगर साहब ने फरमाया कि हमारे पार्लियामेंट और हमारे
अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करने में नाकाम नज़र आती है। अवाम का मसला कोई ख़जाने नहीं है, कोई उन्होंने दरख्तों से पैसे तोड़ने नहीं, वो रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, जो कि पार्लियामेंट उनको रिप्रेजेंट करती हुई उनकी ये चीज़ें पूरी करती हुई नाकाम नज़र आती है। और जो उन्होंने और अहम बात की कि वो सिर्फ माफियाज़ को प्रोटेक्ट करती है, माफियाज़ के लिए काम करती हुई नज़र आती है, आम आदमी के लिए काम करती नज़र नहीं आती। नाज़रीन, इस बात के साथ ही हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। शुक्रिया।